हेलो बच्चों, आज हम कॉर्डेट्स के कंकाल तंत्र के बेसिक प्लान यानी कि सामान्य संरचना का अध्ययन करेंगे। कॉर्डेट में अगर हम कंकालीय संरचनाओं का अध्ययन करें तो मुख्य रूप से सभी कॉर्डेट्स में अंतःकंकाल पाया जाता है और यह अंतःकंकाल ऑसिफाइड अर्थात अस्थिकृत होता है और यह अस्थियां या अस्थियों से बना हुआ कंकाल बहुत ही दृढ़ होता है और समय के साथ में फॉसिल्स रूप में जीवाश्म के रूप में यह इकट्ठा होता रहा और कॉर्डेट्स की जो मैक्सिमम स्टडीज़ हुई हैं वो इन्हीं फॉसिल्स के ऊपर आधारित हैं। अगर हम अंतःकंकाल या कंकालीय तंत्र की बात करें तो कॉर्डेट्स में कंकाल तंत्र के मुख्य कार्य जो होते हैं वो इस प्रकार हैं। कंकाल तंत्र मुख्य रूप से शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है और आकार प्रदान करने के साथ साथ संपूर्ण देह के भार को भी यह ग्रहण करता है या वहन करता है तथा स्केलेटल सिस्टम या कंकालीय तंत्र पेशियों के संकुचन के लिए एक सहायक संरचना के रूप में उपस्थित होता है। एक लीवर की भांति यह कार्य करता है और जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि नर्व हैं, ब्लड वेसल्स हैं या अन्य विसरल ऑर्गन्स हैं, उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी अंतःकंकाल करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रिब केज की बात करें तो ह्यूमन के अंदर रिब केज की अगर मैमल्स में बात करें तो संपूर्ण डेलिकेट ऑर्गन्स उस रिब केज के अंदर उपस्थित होते हैं। उपस्थिति के आधार पर कंकाल दो रूपों में हो सकता है, बाह्य कंकाल और अंतःकंकाल। बाह्य कंकाल मुख्य रूप से रक्षी संरचनाओं के रूप में होता है जिनका उपयोग प्राणी अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, परंतु जो अंतःकंकाल होता है वह मुख्य रूप से प्रोटेक्टिव व एक निर्धारित संरचना को आकार प्रदान करता है। अगर हम संपूर्ण कंकाल तंत्र की संरचना देखें तो दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र जो कि शरीर के मुख्य अक्ष पर उपस्थित होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्कल और वर्टिब्रल कॉलम आता है, तथा दूसरा भाग होता है अपेंडिकुलर जिसमें कि अपेंडेजेस लिम्स उपस्थित होते हैं। एक्सियल में हम स्कल और वर्टिब्रल कॉलम का अध्ययन करते हैं और अपेंडिकुलर में लिम्स में पाई जाने वाली अस्थियों का अध्ययन करते हैं। इनके अतिरिक्त डेंटिन, इनेमल, कार्टिलेज आदि भी अन्य कंकालीय संरचनाएं होती हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। जो स्क्लेरोप्लास्ट सेल्स होती हैं जिनसे कि अस्थियों का निर्माण होता है वह भिन्न भिन्न प्रकार की जो मेसेनकाइम कोशिकाओं का ही एक व्युत्पन्न होता है। इनसे विभिन्न प्रकार की ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं, अस्थिभवन कोशिकाएं, ओडोंटोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट और एमिलोब्लास्ट अस्थि कोशिकाओं का निर्माण होता है या ये उनमें विभेदित हो जाती हैं। अगर हम अंतःकंकाल की संरचना में देखें तो अस्थिकृत संरचना के अतिरिक्त एक सॉफ्ट टिश्यू, एक कोमल कंकालीय संरचना के रूप में कार्टिलेज उपस्थित होता है। कार्टिलेज को एवेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं और यह एक प्रकार से इलास्टिक या लचीला टिश्यू होता है, जैसे कि बाह्य कर्ण या पिन्ना की संरचना, एपिग्लॉटिस जो कि एक पर्दे समान संरचना का कार्य करती है, फाइब्रस कार्टिलेज और इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम की एक एक वर्टिब्री हैं उनके मध्य जो डिस्क हैं वो भी कार्टिलेजिनस संरचनाओं की बनी होती हैं और टेंडेंस और लिगामेंट्स जो हैं उनके अटैचमेंट भी कार्टिलेज के होते हैं। इसके जो मुख्य संरचनाएं कंकाल तंत्र में हम देखेंगे वह होती हैं बोन्स। बोन्स मुख्यतः वर्टिब्रेट्स में अंतःकंकाल के रूप में ही उपस्थित होती हैं
और कार्टिलेज की अपेक्षा जो बोनी टिश्यू होते हैं उनमें हार्वेशियन कैनाल उपस्थित होती है। हार्वेशियन कैनाल मुख्य रूप से अस्थियों को ब्लड सप्लाई या ये ब्लड वेसल्स की एंट्री होती है अस्थियों में जिसे, और इस एंट्री को हम हार्वेशियन कैनाल कहते हैं। अगर बोन्स का हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट देखें, कार्बनिक घटक के रूप में मुख्य रूप से कोलेजन होता है जो कि एक बहुत ही प्रत्यास्थ प्रोटीन होता है जिससे कि बोन्स को अतिरिक्त दृढ़ता प्रदान करता है या उसको अतिरिक्त दृढ़ता उपलब्ध होती है। अन्य फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं और इसके अतिरिक्त कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाती है। और जितनी भी वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें मुख्य अस्थियां या बड़ी अस्थियां होती हैं वो लाल अस्थि मज्जा या बोन मैरो के निर्माण में भी मुख्य भूमिका निभाती है। बोन्स की अगर हम संरचना देखें तो सघन बोन और स्पॉन्जी या कैंसिलस बोन होती हैं। जो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं उनमें बहुत सारी जो टिश्यूज़ में बहुत सारे गैप या स्पेसेस पाए जाते हैं। अगर हम संरचना देखें तो क्रेनियल स्केलेटन अर्थात जो स्कल का स्केलेटन है उसमें मुख्य रूप से भ्रूणीय अवस्था में 3 भाग होते हैं, कॉन्ड्रोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम और स्प्लैंक्नोक्रेनियम। कॉन्ड्रोक्रेनियम मुख्य रूप से सेंस कैप्सूल्स, जितने भी हमारी संवेदी कैप्सूल्स या संपुट होते हैं वो कॉन्ड्रोक्रेनियम में उपस्थित होते हैं और ब्रेन का कवर बनाती हैं। इसमें मुख्य रूप से जो ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं, ऑसिफिकेशन सेंटर का अर्थ होता है वे मुख्य भाग जहाँ पर कि कार्टिलेज उपस्थित है और अन्य संवेदी संरचनाएं जहाँ पर उपस्थित होंगी, जैसे कि ऑक्सीपिटल सेंटर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यहाँ फोरामेन मैग्नम के चारों तरफ उपस्थित होता है और इसमें मुख्य रूप से 4 अस्थियाँ उपस्थित होती हैं, बेसी ऑक्सीपिटल, एक्सो ऑक्सीपिटल और सुप्रा ऑक्सीपिटल। बेसी ऑक्सीपिटल और सुप्रा ऑक्सीपिटल अधर और ऊपरी भाग में उपस्थित होती हैं, जबकि एक्सो ऑक्सीपिटल दोनों साइड्स में होती हैं। इस प्रकार से 2 ऑक्सीपिटल, एक सुप्रा ऑक्सीपिटल और एक बेसी ऑक्सीपिटल, 4 अस्थियां मिलकर एक ऑक्सीपिटल सेंटर का निर्माण करती हैं। इन सेंटर्स के अतिरिक्त स्फिनॉइड सेंटर्स भी होते हैं। स्फिनॉइड सेंटर्स में भी अनेक अस्थियां मिलकर एक संपूर्ण संरचना का निर्माण करती हैं। एथमॉइड सेंटर्स जो होते हैं वो कार्टिलेजिनस टिश्यूज़ के बने होते हैं और इसमें अनेक अस्थियां उपस्थित होती हैं। ऑप्टिक सेंटर्स में प्रोओटिक, ऑप्थियोटिक और एपियोटिक अस्थियां मिलकर ऑप्टिक सेंटर्स का निर्माण करती हैं। अगर हम फेनेस्ट्रल ओपनिंग के आधार पर अर्थात जो भी स्कल की संरचना में जितनी भी ओपनिंग्स पाई जाती हैं, मैग्नम जितने भी उपस्थित होते हैं, उनके आधार पर अगर हम स्कल की संरचना देखें तो मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है, एनैप्सिड, डायप्सिड, यूरैप्सिड और सिनैप्सिड। एनैप्सिड में यह सबसे आद्य प्रकार की होती है जिसमें कि टेम्पोरल फेनेस्ट्रा अनुपस्थित होता है और ये बिल्कुल प्रारंभिक रेप्टाइल्स और टर्टल्स में ही पाई जाती है। डायप्सिड स्कल, डायप्सिड जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर 2 टेम्पोरल फेनेस्ट्री पाए जाते हैं और इसी प्रकार यूरिएप्सिड, इसमें यह डायप्सिड से विभेदित होती है और जहाँ पर कि लोअर टेम्पोरल डायप्सिड में जहाँ पर 2 टेम्पोरल फेनेस्ट्री थे, यहाँ पर अधर जो फेनेस्ट्रा होता है टेम्पोरल फेनेस्ट्रा वह अनुपस्थित होता है। सिनैप्सिड, सिन का अर्थ होता है संयुग्मित, अर्थात दोनों फेनेस्ट्रा आपस में जुड़कर एक कॉमन फेनेस्ट्रा का निर्माण
कर लेते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की स्कल पाई जाती हैं। तो ये मुख्य रूप से जो कॉर्डेट्स में पाए जाने वाली अंतः कंकाल हैं उनकी एक सामान्य संरचना जो कि अभी स्कल तक हुई है। आगे एक्सियल स्केलेटन का शेष भाग व अपेंडिकुलर स्केलेटन हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में अध्ययन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।